स्टूडेंट, मैं हूं सरवण गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग विद्युत रसायन को फुल चैप्टर इन वन वीडियो में देखने वाले हैं, पूरा अध्याय एक ही वीडियो में। तो आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक करके 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और इससे पहले मैं आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ठोस अवस्था और विलयन। अगर उनको नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों लेसन को देख सकते हो। और फिजिक्स में मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, इन 3 लेसन को पढ़ा दिया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन तीनों को आप लोग तैयार कर सकते हो एक एक वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे वैद्युत रसायन होता क्या है। पहले आप लोग समझो वैद्युत रसायन होता क्या है, ठीक है। तो देखो वैद्युत रसायन क्या होता है। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये जो है ना रसायन विज्ञान की एक शाखा है वैद्युत रसायन, तो इसे हम लोग कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा। देखो, रसायन विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तत्वों में विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन, मतलब विभिन्न जो रासायनिक तत्व होते हैं उनमें विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि रासायन विज्ञान की वह शाखा, क्या, रासायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तत्वों में विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत किया जाता है उसी को हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट वैद्युत रसायन की डिफिनीशन है, तो आप लोग इसे पहले नोट कर लो, अच्छे से नोट करने के बाद इसे आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, इससे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। देखो बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, तो आप लोगों को एक ही बार में समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत रसायन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण एक होता है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। इस लेसन में आपको ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना आना चाहिए, तो इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लें, फिर ऑक्सीकरण संख्या आप लोग चुटकियों में निकाल लोगे, इतना आसान है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो, अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, तीनों में से चाहे जो हो, अणु परमाणु आयन, क्या, अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, अणु परमाणु आयन में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो अणु या परमाणु या आयन में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, मतलब कोई अणु है या परमाणु या आयन, जैसे Na है, Na में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे देखो Na है, Na, ठीक है, Na पर कितने प्लस होते हैं, 1 प्लस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें Na 1 प्लस होता है, और इसमें से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। Na पर 1 प्लस होता है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको समझ में आया। अब अगर ये ना समझ में आया हो तो दूसरा समझो, ठीक है। देखो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कैसे मुझे पता चला 1 इलेक्ट्रॉन इस पे प्लस है, तो आप लोगों को मैं बता दूं। देखो इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, ठीक है, तो यहाँ 2 8 1। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया था, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 8 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे 1 प्लस है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को आगे देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर यहाँ Mg है, अब Mg पर 2 प्लस होंगे, कैसे, तो इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर 12 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होगा, और लास्ट कक्षक में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो प्लस चार्ज होगा वो 2 प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और देखो अभी यहाँ Mg पर 2 प्लस होंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर निकलेगा वो
2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे। अब देखो अगर मैं आगे बात करूँ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13। भाई परमाणु क्रमांक जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। तो इस पर क्या होते हैं, Al पर 3+ होते हैं। ठीक है, अब 3+ क्यों होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 283। ठीक है, अब यहाँ लास्ट कक्षन में 3 है। ठीक है, और इस पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑक्सीकरण तो समझ में आ गया होगा। तो ये ऑक्सीकरण आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे अपचयन। अपचयन क्या होता है, ठीक है, देखो इसका ठीक उल्टा है अपचयन। कैसे, देख लो, अणु परमाणु या आयन में, देखो वही चीज है, अणु परमाणु या आयन में उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीकरण का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन इसमें जो है वही इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। जैसे अणु परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। देखो ठीक इसी का उल्टा यहाँ रख दो। कैसे, यहाँ देखो ये अभिक्रिया लिखा है, अगर ये अभिक्रिया को हम लोग उल्टा कर दें तो वो अपचयन का हो जाएगा। कैसे, इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है ना, तो जुड़ता है, तो अगर देखो इस चीज को हम लोग आगे लिख दें, Na में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ठीक है, जुड़ा ना, जुड़ गया, तो ये Na बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसी का मैंने उल्टा लिख दिया है। अगर Mg की बात करें तो Mg पर 2+ होते हैं और इसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर निकलता है, तो ये इसमें जुड़ा तो ये Mg बन जाएगा। ठीक उसी का उल्टा यहाँ लिख देना है अपचयन में। ठीक है, तो यहाँ तो आपको अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर दोनों समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। देखो ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, देखो अणु परमाणु या आयन में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं या आयन में उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। देखो चाहे अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसे ही आवेश की संख्या, ठीक है, आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अणु परमाणु या आयन में उपस्थित आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। मैंने आवेश क्यों कहा, देखो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, आवेश क्या होते हैं, प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं। ठीक है, आवेश, अब आवेश देखो जैसे मैंने लिया क्या, Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, तो 12 इस पर 2+ होते हैं। अब इसका जो 2+ है ये आवेश है, कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक आवेश है, तो ये आवेश जो होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। सीधा देखो इसका जो आवेश होगा वो ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो Mg पर अगर 2+ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 होगी, यही तो होगी, क्योंकि इसका आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो यहाँ आपका जो इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 2+ होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है और इस पर 3+ होते हैं, तो इसका जो आवेश है वही ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पर प्लस चार्ज कितने हैं, ये आवेश धनात्मक आवेश कितने हैं 3 है, तो +3 इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। अगर मैं माइनस की बात करूं तो माइनस में जैसे आप लोग समझो, ठीक है, तो अगर मैं माइनस की बात करूं तो देखो Cl, ठीक है, क्या हो गया, क्लोरीन पर क्या होते हैं -1 होते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका 70 होता है 70, ठीक है 17, तो 17 होता है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2, 8, ठीक है, एंड 7। अगर 7 आता है 5 के ऊपर तो वो सब माइनस होते हैं। 8, देखो 8 और 5, जैसे 5 आया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद 6 है, तो 8 और 6 में कितना अंतर है, -2, तो उसका जो होगा वो संयोजकता वो -2 होगा। ठीक है, और इसका जो देखो इसमें -1 है, तो इसका जो है ऋणात्मक आवेश है, अगर ऋणात्मक आवेश -1 है तो इसका जो होगा ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। ये तो हुआ छोटी छोटी ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अगर मैं कह दूं क्या, देखो जैसे लिखा हुआ है H2SO4, ठीक है, में किसका ऑक्सीकरण संख्या, देखो S का ऑक्सीकरण संख्या निकालो, S का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे हम लोग शॉर्ट में देखो क्या लिख सकते हैं, O से ऑक्सीडेशन, N से नंबर लिख सकते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो, यह संख्या ज्ञात करो।
अब ऐसे अगर आ जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे ज्ञात करने का एक छोटा सा ट्रिक है, सब ऐसे ज्ञात कर सकते हो, चाहे जो दे दूं, ठीक है, आप लोग तुरंत ज्ञात कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिया है H2 और SO4, ठीक है, इसको आप क्या करो, बराबर 0 कर दो, ठीक है। अभी नहीं, देखो इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे H2 है तो इसको 2 को आगे लिखना है जिसके मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसको H लिखो फिर प्लस लगाओ। अब जिसको आपको ज्ञात करना है, जैसे S का ज्ञात करना है तो आप इसे X मान लो या S ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्लस यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ O की संख्या, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो O बराबर, इसको लिखो 0 की। जिसको आपको निकालना है उसे X मान लो, और जो उनके जैसे देखो यहाँ H2 है, 2 है H की संख्या, तो यहाँ 2 से इसमें गुणा कर दो। यहाँ O की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, H की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। उसके Y कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही होता है क्या, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ 2 × 1 लगा दो, प्लस X रहने दो क्योंकि हमें X का ज्ञात करना है 4। अब O का कितना होता है, छोटी छोटी चीजें याद होना चाहिए। O का होता है परमाणु क्रमांक 8। अब अगर हम 8 का देखें तो इसके लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, और 6 और 8 में कितने अंतर है, -2। तो इसका जो होगा -2 होगा बराबर 0। अब देखो यहाँ आपका 2 एकम 2 और X, और यहाँ -8 बराबर 0। अब यहाँ आपका जो होगा ये X - 6 बराबर 0। अब X बराबर आपका 6 आएगा। तो अगर यहाँ S की संयोजकता पूछी जाए, S की संयोजकता सल्फर की, तो यहाँ आपका 6 आएगा। आंसर इजी है ना। फिर से देखो, एक और देख लो, क्योंकि बहुत ही इजी है, तो आप लोग इसे चाहे जितनी बार देखो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं, HgCl2, ठीक है, HgCl2 में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो, ऑक्सीडेशन संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या बताइए। कैसे बताओगे वो तो मैंने बता दिया। अब Hg को कहा है तो Hg को आप ABCD में से कुछ भी मान सकते हो, या Hg को आप Hg ही रहने दो। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे, आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। जैसे यहाँ Hg लिखा हुआ है तो Hg आपको ज्ञात करना है, Hg का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसे Hg ही रहने दो, ठीक है। आप मान भी सकते हो, XYZ कुछ भी मान सकते हो। प्लस अब यहाँ Cl के कितने वाले की 2, तो यहाँ लगाओ ब्रैकेट में Cl बराबर 0 के लगाओ, ठीक है। अब Cl पर कितना चार्ज होता है, -1। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। बेसिक आप लोगों का अगर मजबूत होगा तो ये सब पता होगा। तो यहाँ -1। अब देखो Hg जो है ना, वहाँ इससे गुणा होगा तो -2 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको मैं इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो Hg की जो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो यहां से आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोगों को मैं एक देता हूं, उसका आप लोग ऑक्सीकरण संख्या अपने घर पर लगाना, फिर उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। SO4, ठीक है, SO4। लेकिन एक और समझ लो, क्योंकि ये कुछ दूसरे टाइप से है, ठीक है। कैसे, SO4 माइनस में S का ON नंबर ज्ञात करो, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखो अगर किसी पर चार्ज लगे हुए हैं, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज लगा हुआ है, तो आप SO4 लिखो, ठीक है, सॉरी S को अलग लिखो क्योंकि हमें S का ज्ञात करना है, O4 को अलग लिखो, O को अलग लिख दो, ठीक है, और 4 से गुणा कर दो क्योंकि यहाँ 4 है, और बराबर जो भी चार्ज है उसके बराबर लिख दो। अगर यहाँ -2 चार्ज है तो यहाँ -2 बराबर लिखो, 0 नहीं लिखना है क्योंकि इसमें -2 चार्ज लगा हुआ है, तो -2 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ इतना समझ में आना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। S और यहाँ इसके 2 होते हैं, और 4 यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ इसका -2 होता है, और -2 का जब 4 से गुणा होगा तो -8 हो जाएगा बराबर -2।
अब यहाँ s बराबर यहाँ -2 है और ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s बराबर 6 आएगा। ठीक है, तो इसका 6 ही होता है सल्फर का, ऊपर भी देखो 6 ही आया था। तो अब मैं आप लोगों को 1 देता हूं, उसका आप लोग ऑक्सीकरण संख्या हमें कमेंट बॉक्स में बताना, कहो तो आप लोगों को 2 दे दूं, चलो 2 का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कितना इजी है आप लोग देख सकते हो, कितना अच्छा है और कितना इजी है। ठीक है, और इन सब का जो PDF है ना, हर एक लेसन का मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और वैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जैसा मैं बताऊंगा। यहाँ आपको नंबर फर्स्ट K2SO4 का ON नंबर, ठीक है, ज्ञात करो, एक हो गया। दूसरा Al2SO4 का ON नंबर, इन दोनों को आप लोगों को लगाना है। लगाने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है, क्योंकि ये इतना इजी है कि आप लोग 2 लाइनों में लगा सकते हो। और इसमें किसका बताना है ये मैं आप लोगों को बता दूं, सॉरी, इसमें देखो K2SO4 का ON नंबर किसका बताना है बता दूं। देखो इसमें जो आप लोगों का S का बताना है, S का बताना है, और इसमें जो है इसमें भी S का बता दो, दोनों में S का बता दो। ठीक है, दोनों में S का ही बता दो। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। तो अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीकरण संख्या आयोग के आप लोगों को निकालना आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, फिर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखने वाले हैं, उनके अनुप्रयोग भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो स्टूडेंट, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी क्षण को देखो सॉरी, जब किसी धातु की क्षण, वो क्या हो, एक धातु की क्षण हो को 25 डिग्री सेल्सियस, यहां आपको एक सीमा दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर, देखो जो धातु है उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर, ठीक है, धातु तथा आयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जो धातु की क्षण है और आयन है, धातु की क्षण और आयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहां से देखो कैसे कहना है, जब कोई धातु की क्षण है, कोई धातु की क्षण को आप क्या किए 25 डिग्री सेल्सियस में उसी धातु के लवण के विलयन में डुबा दिए, उसी धातु के, जैसे कोई धातु की क्षण है तो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें जो आयन है और धातु है उनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। E0 अभी आपको काम आएगा, इसे आप लोग याद रखना नष्ट समीकरण में, ठीक है, उसमें आपको काम आएगा, तो इसे आप लोग याद रखना। E0 से प्रदर्शित करते हैं किसे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो यहां से आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ये याद रखना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इसे करना है, इससे कम ना इससे ज्यादा, क्योंकि ये आपको एक मतलब सीमा दे दिया है। ठीक है, तो यहां से आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा। इसके आगे हम लोग देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो स्टूडेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी को मैं आप लोगों को बता दूं, और अगर देखो आप कोई भी बुक लिए हूं, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो आप लोगों का टेबल होता है, ठीक है, जो श्रेणी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी की, वो आप लोगों को आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को उसे याद करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को उसका ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ठीक है स्टूडेंट, और इस वीडियो में हम लोग जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उन्हें समझने वाले हैं, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो अनुप्रयोग हैं, और श्रेणी को अगर आप लोगों को याद करना हो तो आप लोग अपने बुक में ढूंढ सकते हो, उसमें है, मैं गारंटी लेता हूं उसमें बुक में है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की एक टेबल मिलेगी या श्रेणी मिलेगी, उसे आप लोग लर्न कर सकते हो। अगर लर्न करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, उससे मैं आप लोगों को याद करने का ट्रिक बता दूंगा। और यहाँ से आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये लिखो और ये लिखो, और जो आप लोगों को मैं अनुप्रयोग 3 इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग बताने वाला हूँ उसे लिख दो। ठीक है,
और आप लोगों का ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आइए हम लोग समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है ये पहले आप लोग समझ लो। हम लोग इसका जो श्रेणी है उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो धात्विक तथा अधात्विक, जो धात्विक होते हैं धातु वाले तत्व तथा अधातु वाले तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखो, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में, ये नहीं कह रहा है, मतलब चाहे धात्विक तथा अधात्विक तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोडों के विभव के क्रम में रखने पर, ठीक है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो धात्विक तत्व जो धात्विक होते हैं तथा अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड के विभव के क्रम में रखने पर, ठीक है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो आप लोगों का ये श्रेणी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो अतः तत्वों की उनके अपचयन क्या है, अपचयन विभव के आधार पर निर्मित श्रेणी, मतलब आपको बुक में अपचयन जो है अपचयन विभव के आधार पर अगर देखा जाए तो आपको Li ऊपर मिलेगा। अगर हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से देखें तो आपको Li जो है ना वो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। आपको बुक में Li इसलिए ऊपर मिलेगा क्योंकि वहां बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर श्रेणी बताई गई है, और मैं आप लोगों को बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर श्रेणी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इस श्रेणी में सबसे ऊपर फ्लोरीन है जिसका मानक अपचयन विभव +2.57, सबसे नीचे Li लिथियम जिसका अपचयन विभव -3.05 है, ठीक है। ठीक है, तो अपचयित होने की क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, मतलब जितना वो ज्यादा प्लस होगा वो उतना ही अपचयन विभव की क्षमता अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझ में आया। अब हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे, फिर उनके अनुप्रयोग। पहले हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो श्रेणी है उसे देख लेते हैं। तो हम लोग इसके आधार पर जो श्रेणी है उनके बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर निर्मित श्रेणी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखो इसमें जो होगा, अगर इस टाइप से देखें तो इसमें जो आप लोगों का Li है वो ऊपर होगा क्योंकि वो अधिक ऋणात्मक है, ठीक है। जितना ऋणात्मक अधिक होगा वो ऊपर आएगा। तो जैसे मैं आप लोगों को एक श्रेणी दिखाता हूँ, वो याद रखना स्टूडेंट। यहाँ आप लोग लिखिए पहले Li, ठीक है, फिर आपको लिखना है K Va, ये से आप लोगों को मैं एक श्रेणी बनाता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने Li ऊपर लिखा है, और आप लोगों को कन्फ्यूजन क्या होगा, सर ने तो आगे बताया है कि Li नीचे होता है F ऊपर होता है, तो वो मैंने धातु की क्रियाशीलता के आधार पर श्रेणी बताई है। और यहाँ मैं जो श्रेणी बता रहा हूँ उनके बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर निर्मित श्रेणी। अगर बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर निर्मित श्रेणी देखें तो इसको आपको क्या करना है, Li को ऊपर लिखना, जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा उसका क्या होगा, देखो ऐसे आप लोगों को तीर लगाओ, ठीक है, और लिखो अपचयन विभव का बढ़ता क्रम, मतलब उसका अपचयन विभव नीचे की ओर जाएगा और उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अपचयन विभव का बढ़ता क्रम, ठीक है, और ऐसे आप लोग नीचे तक। अभी मैं आप लोगों की श्रेणी को दिखाता हूं, बहुत ही लंबी श्रेणी है, ठीक है। तो यहां आप लोगों को देखो इसके आधार पर लिखना है। तो Li का जो होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, माइनस, सभी का नहीं, आप लोगों को केवल ऊपर एंड नीचे का याद रखना है, -3.04। यहाँ आपको Li, ठीक है, K Va SR CA Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Ni, फिर आपको Sn Pb H, इसे बीच में रखना है। फिर नीचे आइए Cu Hg Ag Pt Cu L ClF, ठीक है, तो इसे नीचे रखना है। तो ये आप लोगों को जो श्रेणी है ये याद रखना है थोड़ा, ठीक है, और ये आप लोगों को ये श्रेणी मिल गई। तो ये है आपको उनके बढ़ते अपचयन विभव के आधार पर निर्मित श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इनके अनुप्रयोग को देखेंगे, ठीक है। इनके अनुप्रयोग को समझ लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और श्रेणी भी ध्यान में रखना, ठीक है। देखो पहला
पहला है विस्थापन अभिक्रिया, ये इनकी पहली जो है ना वो अनुप्रयोग है। तो पहला कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ है, जो आप लोगों को मैंने श्रेणी बताया है उसमें आपको बगल में लिख कर रखना है, ठीक है, और याद रखो, देखना है उसमें क्या, इस श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होते हैं वह अपने नीचे वाले धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ये जो मैंने श्रेणी बताई है, इस श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होते हैं वो ज्यादा प्रबल होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, इसलिए वो अपने नीचे वाले धातु के लवण में से उनको विस्थापित कर देते हैं, लवण विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यहां मैंने लिखा इस श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होते हैं वह अपने नीचे वाले धातु को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने लिया Zn, ठीक है, Zn प्लस H2SO4, ठीक है। अब यहां देखो, अभी मैं रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, अभी देखो जो Zn है, Zn देखो H से ऊपर है नीचे है, Zn देखो स्टूडेंट, H तो यहाँ है और मैंने बताया जो ऊपर होते हैं वो नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। Zn यहाँ है तो Zn ऊपर है और H नीचे है, तो Zn जो है H को आसानी से विस्थापित कर सकता है, तो ये Zn जो है H को आसानी से विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ मिलेगा क्या स्टूडेंट, Zn आपका विस्थापित हो जाएगा, तो ये जो है इसे विस्थापित कर देगा, तो यहाँ ZnSO4 बन जाएगा। और जब इसे विस्थापित, सॉरी Zn ये कट है, ठीक है, प्लस और ये जो है H2 जो है ना हाइड्रोजन, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। दूसरा समझ लो, दूसरा है जैसे Cu प्लस H2SO4, 3 एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा ताकि आप लोगों का हर एक कंफ्यूजन जो है ना दूर हो जाए। Cu, अब देखो Cu कहाँ है, यहाँ है। अब क्या देखो Cu H को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो Cu है ना ये नीचे है और H ऊपर है, यानी कि ये ज्यादा प्रबल है, ये कम प्रबल है, तो Cu H को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो CuSO4 प्लस H2, ये आपका रिएक्शन गलत है। ठीक है, ये यहाँ आपको लिखना है नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपको लिखना है नो रिएक्शन। अगला देखो, अगला जैसे मैंने लिया 2K, ठीक है, 2 पोटेशियम H2SO4, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखें क्या K जो है ना वो H को विस्थापित कर पाएगा। श्रेणी याद रखो, श्रेणी याद होगा तो कुछ नहीं है। ठीक है, K यहाँ है, ऊपर है, सबसे ऊपर के नीचे, और H कहाँ है, यहाँ है। तो जो मैंने बताया ना ऊपर वाला नीचे वाले को आसानी से विस्थापित कर सकता है, तो आसानी से विस्थापित कर देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, ये K है तो K2 है और SO4 कर दो प्लस H2। तो यहाँ से आपको विस्थापन अभिक्रिया इनका पहला अनुप्रयोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है जो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला धातु की अपचायक क्षमता की तुलना। देखो जो धातु होते हैं उनके जो अपचायक क्षमता की तुलना, मैंने एक श्रेणी बताई है जिसमें अपचयन क्षमता के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ अपचायक क्षमता है। ठीक है, तो अपचायक क्षमता का अर्थ है यदि दिए गए तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक और बहुत ही सक्रिय होगा। जो जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही अधिक अपचायक क्षमता उनकी होगी और उतना ही सक्रिय वो होगा। ठीक है, वो उतना ही सक्रिय होगा स्टूडेंट। तो यहाँ आपको धातु की अपचायक क्षमता की तुलना कैसे करनी है, देखो स्टूडेंट यहाँ मैं 2 बातें बता रहा हूँ। एक तो प्रबल अपचायक, मतलब प्रबल अपचायक का अर्थ है वो जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा। अगर मैं पूछूं प्रबल आक्सी कारक, वो अपचायक था, ये आक्सी कारक है, तो आक्सी कारक में कहना है कि जो जितना ज़्यादा धनात्मक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सी कारक होगा। अभी आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।
कैसे, देखो मैं यहाँ दो चीज़ें लिखता हूँ, Zn, ठीक है, Zn का बराबर -0.76, ठीक है, और यहाँ E यानी कि Cu का होता है +0.4 इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड विभव बोल्ट में लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव। अब बताओ इसमें जो प्रबल अपचायक कौन सा है और प्रबल आक्सीकरणक कौन सा है, ऊपर पढ़ो। यदि दिए गए तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो जो ज्यादा अधिक ऋणात्मक हो तो ये ऋणात्मक है, तो ये आपका प्रबल अपचायक है। ये प्रबल अपचायक है और ये प्रबल आक्सीकारक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो स्टूडेंट्स, सभी वीडियो को शेयर कर दो। और हाँ, आप लोग इसके पहले जो 2 चैप्टर में नहीं देखा हो तो देख लो, फिजिक्स का 3 चैप्टर देख लो, ठीक है, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ आपको ये समझ में आया, 2 आपको समझ में आ गए इनके अनुप्रयोग। नंबर 1 विस्थापन, नंबर 2 धातु की अपचायक क्षमता की तुलना, नंबर 3 देखो धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव। जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनका ताप पर प्रभाव क्या होता है, देखो रासायनिक श्रेणी में जो तत्व कापर Cu से नीचे हैं उनके जो है उसके ऑक्साइड गर्म करने पर, उनका ऑक्साइड जो है गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। Cu से नीचे देखो क्या है, Hg, Ag, Pt, Au, Cl, F। अगर हम इनके ऑक्साइड को गर्म करें तो ये अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को गर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब रिएक्शन से। यहाँ मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, 2 ही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही जाएंगे, और नहीं आएगा तो आप लोग ध्यान से देख लो, आ ही जाएगा, ठीक है। देखो धातु ऑक्साइड पर ताप का प्रभाव, देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा, अभी मैंने दिखाया। अगर तत्व उसमें जो तत्व कापर से नीचे हैं, जो कापर है उससे नीचे हैं, तो उनके ऑक्साइड को गर्म करने पर वो अपघटित हो जाते हैं। अगर मैंने यहाँ ले लिया 2Hg, ठीक है, और इसका ऑक्साइड O ले लिया, ठीक है, मैंने दिखाया ना Hg इससे नीचे है ना कापर से, ठीक है। तो यहाँ Hg जब नीचे है तो इसके ऑक्साइड को अगर हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने का अर्थ है यहाँ आप लोग डेल्टा बना दो, और यहाँ जो 2Hg है वो अलग हो जाएगा और वो 2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ एक अभिकारक था, ये टूट कर 2 उत्पाद बने, तो इसका अर्थ है अपघटित हुए, टूटा, ठीक है, तो वही मैंने बताया अपघटित हो जाते हैं। चलो हम लोग लेते हैं 2HgAg 2O2, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2Hg लिया, यहाँ 2 क्यों लगाया, क्योंकि इनकी बैलेंसी बराबर करनी है स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया। क्योंकि इसका स्टूडेंट जो होता है ना -2 4 होता है, और इसका -2 ही, ये देखो यहाँ जो आप लोगों का इसका गुणा करोगे, यहाँ इसका 1 होता है, अब यहाँ 2 करोगे तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ 2 4, तब 4 4 बराबर हो जाएंगे, तब रिएक्शन बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ जो होगा 4Hg हो जाए, सॉरी Ag आर्गन प्लस O2। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि धातु ऑक्साइड पर ताप का प्रभाव बहुत ही इजी है। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से विद्युत रासायनिक श्रेणी और उनके 3 अनुप्रयोग और विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो श्रेणी है वो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईजी है ये सब। यहाँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग समझ लो। गिब्स मुक्त ऊर्जा, देखो गिब्स मुक्त ऊर्जा आप लोग समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नष्ट समीकरण को समझेंगे, ठीक है। तो इसे पहले समझ लो, फिर आप लोगों को वो तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो नष्ट समीकरण है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को गिब्स मुक्त ऊर्जा समझा दूं, फिर वो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। देखो स्टूडेंट, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, जैसे देखो किसी निकाय में
कोई निकाय है, एक सिस्टम है, निकाय है। अब वो सिस्टम जो है उस निकाय में जो कार्य करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा है, लेकिन उसमें जो फ्री ऊर्जा है, स्वतंत्र ऊर्जा है, उसे गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई सिस्टम बनाया गया है, कोई निकाय बना है, उस निकाय में कार्य करने वाले उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। इजी है, मैंने आप लोगों को इजी वे से समझाया। अब इसे आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट, और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों को एक बात समझना है, यहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा जी, बराबर होता है -E/NF -E0mF। अब आपको याद है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इसी वीडियो में, इसी पार्ट में E0 बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। अगर याद हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं याद हो तो आप लोगों ने नहीं याद है तो आप लोग नोट नहीं बनाए, अगर नोट नहीं बनाए तो नहीं याद है, ठीक है। तो नोट आप लोग बना लो, याद हो जाएगा। तो यहाँ E0 मैंने बताया था, देखो सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, या इसे आप लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। तो यहाँ E0 जो है वो सेल का विद्युत वाहक बल है, N जो है विद्युत धारा की मात्रा है, F जो है फैराडे आवेश है। अब देखो यहाँ जो फैराडे आवेश है उसका मान कितना होता है, अगर न्यूमेरिकल आए तो यहाँ अगर E दे दे, F दे दे, फैराडे आवेश ना दे, E दे दे, N दे दे, तो उसे आपको फैराडे आवेश नहीं देगा, क्योंकि फैराडे आवेश का एक मान होता है जिसका मान होता है 96,500 इनका मान होता है, ठीक है। फैराडे आवेश का, ठीक है, यानी कि 96,500 इसका मान होता है। तो न्यूमेरिकल आप लोग आसानी से लगा सकते हो गिब्स मुक्त ऊर्जा पर आप लोग न्यूमेरिकल तो लगा ही सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वाली वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगी, हर एक लेसन का न्यूमेरिकल आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन आप लोग पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लो, अगर थ्योरी कंप्लीट हो गया तो आप लोग आसानी से गेन कर सकते हो, ठीक है। लगभग 70 में 50 मार्क, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल भी कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़े हो तो न्यूमेरिकल कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ये तो पक्का है। तो अब हमारा आएगा स्टूडेंट नष्ट समीकरण। देखो नष्ट समीकरण, नेक्स्ट इक्वेशन को अब हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन को आप लोग ध्यान से समझना, परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर आप लोग इसे के इक्वेशन को समझना, इक्वेशन पर न्यूमेरिकल लगाना, घर पर बैठकर आसानी से इसे लगाना, सॉल्व करना, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी आप लोगों को आएगा नष्ट समीकरण। और नष्ट समीकरण आप लोग देखो, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग इसे ध्यान से देखो नष्ट समीकरण द्वारा सांद्रता तथा ताप के साथ, जो सांद्रता होते हैं तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। मतलब जो सांद्रता होता है तथा ताप होता है, ठीक है, उनके क्या करते हैं, सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन को ज्ञात किया, जो इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुआ, उसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, नष्ट समीकरण के द्वारा। नष्ट समीकरण बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर होता है E0 सेल, ठीक है, -0.591/n लॉग, यहाँ उत्पाद और अभिकारक है, उत्पाद या अभिकारक यहाँ आप लोग लिख सकते हो, या आप लोग इसे दूसरे प्रकार से लिख सकते हो, ई सेल बराबर E0 सेल -0.591/n लॉग ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था, मतलब जो ऑक्सीकृत की अवस्था है और अपचयित की अवस्था है, ठीक है। यहाँ आप लोग ये भी लिख सकते हो, या ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक चीज देखो, ई सेल बराबर है E0 सेल के। अब यहाँ आपको पता होगा E बराबर क्या होता है, E0 बराबर क्या होता है, N, इसमें क्या है, N क्या है, ये सब अभी आप लोग पता चल जाएगा, लेकिन पहले आप लोग फार्मूला याद कर लो। ई सेल बराबर होता है E0 सेल -0.591/n लॉग उत्पाद अपान अभिकारक। फिर आप लोग इसे दूसरे प्रकार से लिख सकते हो, ई सेल बराबर E0 सेल, या दूसरे प्रकार से देख लो, दूसरे प्रकार से है ई सेल बराबर E0 सेल -0.591/n लॉग ऑक्सीकृत अवस्था या अपचयित अवस्था, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ अगर मैं पूछूं ई क्या है, ई आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोड विभव, और E0 अगर ई को E0 कर दिया जाए तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। पहले था इलेक्ट्रोड विभव, फिर अगर E0 उसे कर दिया गया तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। और N जो है स्टूडेंट, यहाँ देख लो,
एन जो है इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में उपस्थित ई की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया कराई जाए तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उन्हें एन से प्रदर्शित करा जाता है। कई बार आप लोग प्रदर्शित भी करे होंगे। तो यहाँ आपका नेक्स्ट इक्वेशन इतना है, ये आप लोग समझ लो। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल्स अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो कमेंट करो, उसका न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट समीकरण समझ में आ गया। नेक्स्ट समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो है नेक्स्ट समीकरण और आपका कोलराउस का नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी और फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन और कोलराउस का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आइए देखते हैं आगे। स्टूडेंट अब हमारा अगला है आवेश वाहक के प्रकृति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। आवेश वाहक मतलब जो आवेश का वाहक होता है, आवेश वाहक के प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? नंबर 1 धात्विक चालक, या आप लोग इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक चालक। इसे आप लोग धात्विक चालक भी कह सकते हो या आप लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हो। दूसरा वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक चालक इसे कह सकते हो, उसे आयनिक चालक भी कह सकते हो। देखो धात्विक चालक या इसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक चालक कह सकते हो, दूसरा वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कह सकते हो। दोनों आपका एक ही है। अगर कोई पूछ ले कि धात्विक चालक क्या होता है तो भी वही होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक क्या होता है तो भी वही होता है। ठीक है, तो धात्विक चालक वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होती हैं। मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें से अगर हम विद्युत धारा प्रवाह करें तो वो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के होती हैं, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। मैंने कहा क्या? देखो कहने का अर्थ क्या है ये आप लोग समझो। मतलब वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित हो, मतलब कोई उसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सभी धातुएं हैं और मिश्र धातु हैं। दो चीजें हैं जिनमें से बिना रासायनिक परिवर्तन के धारा का प्रवाह हो जाता है। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट यहाँ ऊपर कर देता हूँ, धातुएं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को इसे समझा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर। ठीक है, तो इसे आप लोग वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो पहले। ठीक है, तो यहाँ आपको धातुएं जो होती हैं और तथा मिश्र धातुएं, उन दोनों को। अब यहाँ आपका वैद्युत अपघटनी या आयनिक, ये तो पहले आप लोगों ने समझा। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसमें क्या होता है, इसमें से बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक, तो इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनों में टूट जाते हैं। मतलब जो जलीय विलयन में अगर हम इसे डालेंगे तो वो आयनों के रूप में टूट जाएगा। क्या वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक है? तो ऐसे पदार्थ इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं जो जलीय विलयन में अगर डाला जाए तो वो वियोजित होकर आयनों में टूट जाते हैं। अब आयनों की बात आई तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन? वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि टूट तो जाते हैं, लेकिन जैसे पदार्थ है, कोई पूरी तरह से टूटता है, कोई पूरी तरह से नहीं टूटता है, तो उससे अब हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट जो वैद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघटनी दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य। सेकंड दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब देखो स्टूडेंट एक बात मैं बताता हूँ, इसका मेन जो रीजन है वो होता है जलीय विलयन में टूटना। किसी का मतलब लक्ष्य होता है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई में दो चीज़ें होती हैं, या वो बिल्कुल अच्छा ही है पढ़ने में या बिल्कुल कम हो।
और इसका अर्थ है कि ये जलीय विलयन में टूटता है। तो जलीय विलयन में टूटेगा इसका जो है वैद्युत अपघटनी, या वो तो 100% टूट जाए, ठीक है, या वो 100% टूट जाए, ठीक है, और या 100% से कम टूटे। तो यहाँ देखो पहले समझो प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होता है जो जलीय विलयन में 100% घुल जाए, मतलब वो जलीय विलयन में पूरी तरह से घुल जाए, ये ना पता चले कि इसमें कुछ घोला गया है, पूरी तरह से घुल जाए। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, NaCl को अगर घोला जाए वो पूरी तरह से घुल जाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पूरी तरह से घुल जाते हैं। KCl, NaOH, ये सब जो होते हैं स्टूडेंट, ये सब पूरी तरह से घुल जाते हैं और ये सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो ये आपके जो है पूरी 100% जलीय विलयन में घुल जाते हैं। तो ये आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे जल में मतलब 100% नहीं घुलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH और NH4OH। तो यहाँ से आपको समझ में आया प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो बहुत ही इजी था प्रबल वैद्युत अपघट्य या दुर्बल वैद्युत अपघट्य। मैंने आपको दो चीजें बताई। नंबर 1 क्या है, धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरा वैद्युत अपघटनी। अब इन दोनों को अगर पढ़े तो आइए अब हमें आप बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। तो मैं इसे लिख देता हूं, एक बार लिख लेता हूं ध्यान से, 2 मिनट लगेंगे इसे लिखकर, तब मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो स्टूडेंट इसको मैंने लिख दिया है, अब इसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। धात्विक चालक या वैद्युत अपघटनी के प्रकार, अंतर। देखो धात्विक चालक, इनके मैं 3 अंतर बताता हूं, ठीक है। धात्विक चालक, पहला, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा बिना रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होंगी। तो इसमें जो होगा धात्विक चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होगा। लेकिन वैद्युत अपघटनी में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो जल में आयन होते हैं, जल में आयनित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वो आयनों के रूप में होता है, ठीक है। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें आयनों के रूप में होगा और इसके इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा। तो इसमें अगर देखा जाए धात्विक चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और उसमें आयनों के कारण होता है। सेकंड, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसके जो परिभाषा बताया था उसमें मैंने बताया था कि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी चालकता अधिक होती है जबकि इसकी चालकता कम होती है। इसकी चालकता अधिक इसलिए होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की चालकता तेज होती है, और इसकी विद्युत धारा आयनों के कारण तो इसकी चालकता कम होती है। तो स्टूडेंट ये था धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी में अंतर। इसकी चालकता अधिक होती है और इसकी चालकता कम होती है। तो यहाँ से आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक स्टूडेंट चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, यहाँ मैं आप लोगों को इसे समझाने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप लोग फिजिक्स में थोड़ा अच्छे से पढ़े होंगे विद्युत का पार्ट, ठीक है, क्लास 10 में पढ़े होंगे, या आपको विद्युत धारा मैंने पढ़ा दिया है वो पढ़े होंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा में ये है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 3 पार्ट का लिंक आप लोग देख सकते हो, फिजिक्स भी, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे चालकत्व। वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत चालकत्व उसके प्रतिरोध के भी उत्क्रम होता है, इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। जो वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में, मतलब कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन है, उसमें जो चालकत्व होता है, चालकत्व उसके प्रतिरोध प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है और इसे C से प्रदर्शित करा जाता है। जैसे अगर मैं C से इसे प्रदर्शित करता हूं तो ये क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो इसे C से प्रदर्शित करोगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा, तो यही होना चाहिए फॉर्मूला, हो गया ना। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट, देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और अगर हम ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रक ओम इनवर्स, या आप लोग इसे ऐसे भी बना सकते हो सिंबल के रूप में, होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। अब यहाँ आपको ये समझ में आया। चालकत्व आपको समझ में आ गए। चालकत्व क्या होता है, वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, इसे C से प्रदर्शित करा जाता है। तो C बराबर इसका चालक जो प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम होगा तो 1/r कर देंगे और उसका मात्रक ओम इनवर्स
होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर चालकत्व तो समझ में आया होगा तो हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग समझो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जो चालक तार है उसकी लंबाई की अनुक्रमानुपाती, जैसे वैद्युत प्रतिरोध चालक तार जो है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसकी जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती तथा जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चालक तार है, इसे आर देखो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को आर से देखो, प्रतिरोध है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती लंबाई को किससे एल से प्रदर्शित करा जाता है, और उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल को 1/a से। इसे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो, इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दो। ठीक है, अब ये समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से आपको मैंने यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दे दिया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से क्या होगा, यहाँ जो होगा आर जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, एल ऊपर कर लो और ए नीचे कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ ए के स्थान पर 1 से एल में गुणा होगा, एल हो जाएगा। अब यहाँ जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, आर बराबर रो L/A। जहाँ ये जो रो है स्टूडेंट ये क्या है, ये है स्टूडेंट चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे आप लोग लिख सकते हो प्रतिरोधकता। अगर हम प्रतिरोधकता बराबर देखें तो ये RA/L हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध ये आप लोगों का जो था विशिष्ट प्रतिरोध था और चालकत्व। स्टूडेंट अब हमारा आता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध अगर समझ में आ गया होगा तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी का उल्टा है। ठीक है, तो यहां आपको समझना क्या है, देखो जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के यानी कि कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, के को हम लोग कप्पा कहते हैं, और इससे कप्पा से प्रदर्शित करा जाता है किसको, विशिष्ट चालकत्व को या चालकता को। और आपको ये पता होगा कि अभी विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो से इसे और विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसे विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी कह सकते हो। तो अब समझो मेन फंडा क्या है, इसे के से प्रदर्शित करा जाता है, यहाँ इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब के और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो, तो 1/रो कर लो, क्योंकि यहाँ हम उसका व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है सीधा सा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आप लोग समझो, अब यहाँ आप लोगों को वो तो याद ही होगा कि जो इसका फार्मूला होता है रो का, याद है, याद होगा क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो अगर वो याद हो तो यहाँ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ के जो होगा वो बराबर होगा 1/रो बराबर क्या होता है, RA/L, RA/L। ठीक है, RA/L, तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, L चला जाएगा ऊपर और अपान RA। ठीक है, RA। अब यहां जो आपका ये जो है यहां इतना इतना केवल 1/A, 1/A जो है स्टूडेंट L/A जो है वो है सेल कांस्टेंट यानी कि सेल स्थिरांक। ठीक है, तो यहां जो होगा आपका के बराबर 1/R इंटू ये आपका क्या है,
सेल कांस्टेंट, ठीक है, यहां क्या है सेल स्थिरांक। और आपको याद होगा, क्या याद होगा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बार दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि याद भी नहीं हो सकता है आप लोगों को, ठीक है, और याद हो तब तो बहुत ही अच्छा है। चलो याद होगा 1/r को हम क्या होता है 1/r, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता था, याद है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता था, अभी मैं इसके आगे बताया, वो होता था चालकत्व। तो चालकत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो यहाँ जो क्या होगा वो बराबर होगा सी और इंटू सेल स्थिरांक। यही इक्वेशन हमें प्राप्त करना था। तो इजी था क्योंकि आपका जो 1/L ये होता है उससे कांस्टेंट होता है, तो 1/r आ गया, 1/r सी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आप लोगों को अब समझना है तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता, ठीक है। फिर इसके बाद कोलराउस का नियम, ठीक है। तो तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता अब आप लोगों को समझना है। फिर इसके बाद आप लोगों को समझना है कोलराउस का नियम, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे अगला टॉपिक, तुल्यांक चालकता या मोलर चालकता। देखो तुल्यांक चालकता में क्या है कि 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, 1 सेंटीमीटर दूरी हो और 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो वाले दो समांतर, मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले, मतलब इन दोनों को लेकर दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच, देखो 1 सेंटीमीटर उसकी दूरी हो और 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो तो उस अवस्था में विलयन की चालकता उस वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता कहलाती है। वो जो इलेक्ट्रोड हो वो 1 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेकिन दो समांतर इलेक्ट्रोड हो, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, ठीक है, याद रखना है, दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक, सब जगह 1 याद रखना है, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता, जो विलयन की चालकता होगी उसे वैद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इस समझ में तो ये आ ही गया होगा, क्योंकि कह रहा है 1 सेंटी, अभी अगर ये याद हो जाएगा तो मोलर चालकता ठीक ऐसा ही है, तो दोनों याद हो जाएगा, एक तीर से दो निशाना, ठीक है। तो याद कर लो 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, देखो उसकी जो दूरी हो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है, और इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो आपका ई क्यू होगा वो बराबर होगा के इंटू 1000 अपार n। अब यहां मैं आप लोगों को बता दूं ये है क्या, के जो है स्टूडेंट ये विशिष्ट चालकत्व तो है कप्पा, याद होगा अभी मैंने पढ़ाया है विशिष्ट चालकत्व, और यहां जो n है वो है नॉर्मलता। सेकंड लेसन याद है विलयन, विलयन में नॉर्मलता पढ़ा है, लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, विलयन फुल चैप्टर इन 1 वीडियो 1 घंटे में खत्म, ठीक है, तो उससे भी देख लेना। तो ये नॉर्मलता है, ठीक है। अब हमारा आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता याद रखना क्योंकि इसी पर कोलराउस का नियम है, इसके बाद कोलराउस का नियम ही है,
ठीक है। तो मोलर चालकता याद रखना, 1 सेंटीमीटर दूरी में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच विलयन में 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट गुला हो। उसमें 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट था और इसमें 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्ट गुला हो, तो इस अवस्था में मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, अगर तुल्यांक वैद्युत अपघट्ट गुला हो तो वो तुल्यांक चालकता, अगर मोल वैद्युत अपघट्ट गुला हो तो वो मोल चालकता होती है। लेकिन यहां इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। यहां मैं नीचे लिख देता हूं, लैम्डा m बराबर होगा क्या, वहां k, ठीक है, इंटू 100 था और वहां नॉर्मलता था n और यहां आपका यम होगा। ठीक है, यम, जहां के आपका विशिष्ट चालकत्व है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता, ये दोनों समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग आइए कोलराउस का नियम देखते हैं। कोलराउस का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोलराउस का नियम ध्यान से देखना और अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ आपको तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता समझ में आया। अब हम लोग कोलराउस का नियम देखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को कोलराउस का नियम समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी था कोलराउस का नियम, जैसा कहते हैं वैसा था नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी था कोलराउस का नियम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वैद्युत लेपन और संचारण। इसके बाद हमारा फैराडे का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आएगा, जो कि बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बस उसके बाद आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं वैद्युत लेपन क्या होता है। वैद्युत लेपन का अर्थ होता है लेप चढ़ाना। लेप चढ़ाने का अर्थ है अगर कोई एक धातु होगा तो उस पर दूसरे चीज का, दूसरे धातु का लेप चढ़ाएंगे। अब वैसे तो ना इसके ऊपर किसी चीज का चढ़ा है, ठीक है, इसके ऊपर भी किसी चीज का, मतलब एक धातु होगा तब उसके ऊपर दूसरी पतली परत का लेप चढ़ाया जाएगा दूसरी धातु का। तो वही है वैद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया वैद्युत लेपन कहलाती है। जैसे कापर लोहा धातु पर कापर, यहाँ देखो कापर लोहा गोल्ड चांदी निकिल आदि की भी पतली परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, धातुओं का, अब यहाँ आपको ये तो समझ में आया। इस विधि में यहाँ आप लोग इसका एग्जांपल लिख लो। इस विधि में कापर लोहा आदि धातु पर गोल्ड, ठीक है, कापर लोहा जो है ना उस पर आदि धातुओं पर गोल्ड चांदी क्रोमियम, इस कापर लोहा पर यहाँ कापर लोहा हटा दो, इन सब पर गोल्ड चांदी क्रोमियम निकिल इन सब का पतली परत चढ़ा सकते हैं। अगला संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, धातु का वायुमंडल के संपर्क में आने पर कुछ निश्चित समय तक पड़े रहने पर धीरे धीरे ऊपरी परत नष्ट होने लगता है, इसे संक्षारण कहते हैं। मतलब कोई लोहा है ना, उसे अगर देखो कई दिन तक बाहर छोड़ दो तो वो क्या होगा, मतलब वो संक्षारित होने लगता है, खत्म होने लगता है, उस पर जंग लगने लगते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्या, एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। मतलब जब लोहे पर जंग लगता है, फिर अगर जंग लग जाए उसे एक बार पटक दो, ठीक है, तो आपका वो बहुत ज़्यादा भाग ऊपर का संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारित हो जाता है तो क्या होता है, उसका खत्म होने लगता है। अगर ना पटको तो वो ज़्यादा वजन रहता है, लेकिन अगर पटक दो तो उसका संक्षारण हो जाता है, खत्म हो जाता है। कापर का हरा होना, ठीक है, कापर का हरा होना। तो ये था संक्षारण। आगे फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम आपका इस पाठ का ये भी है, कोलराउस का नियम भी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुल्यांक चालकता, ये सब पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे ने 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघटन का 2 नियम दिया था। नंबर फर्स्ट, प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, देखो स्टूडेंट अभी आप लोग फैराडे का प्रथम नियम समझ जाओगे, क्योंकि इतना इजी है कि आप लोग समझ जाओगे और इसका एग्जाम्पल फार्मूला भी समझ जाओगे, द्वितीय नियम भी समझ जाओगे। तो देखो वैद्युत अपघटन का पहला नियम, फैराडे का प्रथम नियम। वैद्युत अपघटन में प्रयुक्त एनोड और कैथोड, कोई सेल है, कोई बैटरी है, उसके एनोड पार्ट और कैथोड पार्ट, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो होते हैं ना एनोड कैथोड, एनोड कैथोड पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो एनोड है और कैथोड है उस पर जो पदार्थ की मात्रा, उस पर जो प्रयुक्त पदार्थ की मात्रा है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्यों, और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोनों समानुपाती होते हैं। जो पदार्थ की मात्रा है और विद्युत धारा दोनों समानुपाती होते हैं। मैंने कहा क्या, वैद्युत अपघटन में प्रयुक्त कैथोड और एनोड दोनों होते हैं, कैथोड और एनोड,
पर प्रयुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा Q के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ मैंने कहा क्या है, जो W होता है, W जो होता है वो समानुपाती होता है Q के, ठीक है, यही तो कहा है। तो W अगर समानुपाती होगा Q के, तो अगर हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक जुड़ेगा जिसे Z कहते हैं, Z क्यों हो जाएगा। अब Z क्यों हो जाएगा, तो यहाँ Z जो है स्टूडेंट वो है स्थिरांक है, और जिसे कहते हैं रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये एक स्थिरांक है जिसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अभी ये आपको थोड़ा सा और समझना है स्टूडेंट। यहाँ जो होता है स्टूडेंट Z बराबर होता है E/F। E क्या है, E है तुल्यांकी भार, E तुल्यांकी भार, अपान F है फैराडे नियतांक या फैराडे आवेश। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है। इसका मान कितना होता है बताओ, मैंने बताया है अभी जस्ट आगे वाले पार्ट में, ठीक है, मतलब आगे वाले टॉपिक में नियतांक, ठीक है, फैराडे नियतांक बता दो अभी, ठीक है। और यहाँ आपका Q बराबर होता है I/T। यहाँ Z है और Q है, तो Q भी बराबर I/T, आवेश बराबर I/T। तो यहाँ अब हम लोग इनका मान रख देते हैं, फिर फार्मूला आपको मिल जाएगा। देखो W बराबर होता है, देखो Z के स्थान पर E/F रखो, E/F, और इसके स्थान पर I/T। ये हो गया फार्मूला। चलो आपको F का मान पता हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। F जो होता है फैराडे स्थिरांक का मान होता है 96,500, ठीक है। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम, जिसे वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। अब हम लोग द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है, विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। देखो जब विद्युत धारा की समान मात्रा, विद्युत धारा जो है उसकी समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है, मतलब कई सारे विद्युत अपघट्ट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, उसमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड पर युक्त मात्राएं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ जो होगा W1, ठीक है, अपान W2 बराबर होगा E1/E2 के, ठीक है। अब यहाँ जो होता है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होगा क्या, कि यहाँ आपको W बराबर क्या होता है, W बराबर ZIT। तो यहाँ W के स्थान पर, यहाँ अगर W1 के लिए देखें तो Z1IT हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए देखें तो Z2IT हो जाएगा, बराबर E1/E2। यहाँ से आपका IT कट जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, Z1/Z2 बराबर E1/E2। अगर E1/E2 को देखा जाए तो ये Z जो होता है वो समानुपाती होता है E के। तो ये है स्टूडेंट वैद्युत अपघटन, यानी कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो स्टूडेंट जो आपका क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 वैद्युत रसायन है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मतलब वैद्युत जो फैराडे का दोनों नियम हो गया, तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कर दो कि मैं आपको जल्द ही चौथा लेसन प्रोवाइड कर दूं। इतना ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। लाइक आप लोग कर दो इस वीडियो को, 10,000 लाइक, 5,000 लाइक, और वीडियो को यार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। कम से कम हर एक हमारा स्टूडेंट 10 अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो क्लास 12th में हो। और अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट। सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और स्टूडेंट इससे पहले अगर आप लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, फिजिक्स में 3 लेसन कंप्लीट हो गया। तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2-2 घंटे का वीडियो है और हर एक लेसन एक वीडियो में समाप्त हो गया है और हर एक टॉपिक क्लियर कराया गया है। केमिस्ट्री में आप लोग पहला चैप्टर ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर विलयन और तीसरा ये वैद्युत रसायन, इन तीनों को तैयार कर लो। फिर हमें चौथा आप लोग कमेंट करना अगर तैयार कर लोगे तब। और बायोलॉजी में चैप्टर 1 जीवों में जनन, चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 3 मानव जनन, चैप्टर 4 आपका है क्या
जनन स्वास्थ्य, इन 4 लेसन को बायोलॉजी में कंप्लीट करा दिया है। तो बायोलॉजी की वो आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश की भी जानकारी जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।